जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टैपिंग्स.लाइव के इस नए एपिसोड में। जैसे किसी ने कह दिया हो उत्तराखंड में कि मृत्युंजय इस घट में अपना कालकूट भर दे तू आज, ओ मंगलमय पूर्ण सदाशिव रुद्र रूप धर ले तू आज। वैसा ही कुछ रुद्र रूप ले चुका है हमारा उत्तराखंड। कभी केदारनाथ की आपदा, कभी चमोली की आपदा, और कभी तो कहीं कहीं किसी किसी गांव में पूरा का पूरा बादल फट जाना। लेकिन कब तक हम आंसू बहाते रहेंगे और कब तक हम गुस्से में रहेंगे? कब हम समझेंगे उसके पीछे के लॉजिक्स को, और कब हम समझेंगे कि हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं अपने लोगों का? तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनीत नैथानी। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीत नैथानी हमारे साथ जुड़ने में। 5 मिनट के अंदर हम कुछ सवाल आपके ऊपर दागेंगे। ये सवाल हैं उन बच्चों के जो कि परस्यू कर रहे हैं अपना करियर एनवायरमेंट में, और परस्यू कर रहे हैं अपना करियर जियोलॉजी के क्षेत्र में। तो सबसे पहला सवाल, एक कमेंट आया था सर कुछ समय पहले, उत्तराखंड के कुछ जंगलों को बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए, मैड ग्रुप के बच्चे पहुंच गए थे थानों में, थानों के जंगलों को काटने की बात हुई थी। तो उस समय पद्मश्री डॉक्टर पुरोहित का एक कमेंट आया था। उन्होंने बोला था ये जो जंगल है ये इनके पेड़ बहुत पुराने हो चुके हैं, और 25 साल से ऊपर के पेड़, शायद मैं सही हूं अगर उनकी जो बात है उसको रखने में, या 200 साल के पेड़ जो हैं ये ऑक्सीजन उतनी नहीं देते हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं? तो आपकी इसमें क्या राय है, ये सही है या गलत? मैं अपने जितने सीमित ज्ञान के हिसाब से बता पाऊँ कि अगर पेड़ को उसके एक सिंगल पैरामीटर से आंका जाए तो शायद ये उचित नहीं है। पेड़ की बहुत सारी विविधताएं हैं, उसके बहुत सारे अनेक लाभ हैं, और जहाँ तक इन जंगलों को काटने की बात है तो इसके पीछे का इतिहास है। यहाँ पर वैसे भी ये एग्जॉटिक पेड़ हैं, विदेशी प्रजाति के पेड़ हैं। ये जो साल और सागौन है ये हमारी देन नहीं है। हिंदुस्तान में तराई के क्षेत्र में अगर इसको देखा जाए तो पेरेंटल स्पीशीज रिंगाल हुआ करती थी, बैम्बू अरुंडुनेरिया जिसको कहा जाता है। वो बैम्बू स्पीशीज अंग्रेजों ने अपने लाभार्थ के कारण, इन एरियाज़ को डेवलप करने के कारण उनको हटाया, और पाइनस रॉक्सबर्गी, चीड़, साल, सागौन धीरे धीरे आने वाले पिछले 50 सालों में हमारी कुछ गलत नीतियों की वजह से यूकलिप्टस भी ऐसे ही हमारे देश में आया। तो पेड़ को काटना, सिर्फ ऑक्सीजन देखना, शायद मेरे हिसाब से उसके और आयाम भी देखे जाने चाहिए कि पेड़ और भी क्या लाभ देता है इस दुनिया को। दूसरा सवाल जो है उसमें इन्होंने लिखा है, जो सवाल आया है उसमें यह है कि ये जो पहाड़ हैं, देखिए ये सवाल जो है ना ये चमोली की आपदा के बाद आया है कि ये जो पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों में ये डैम बन रहा था, जो डैम टूटा है, और ये जो ग्लेशियर का पानी जो बह के आया जिसने इतना विध्वंस मचाया, ये पहाड़ कैसे निर्मित है, ये कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, क्या चीज़ों से ये पहाड़ बना है? तो डॉक्टर साहब इस पे कुछ लाइट डाल सकते हैं? देखिए, मैं आपको पंत साहब ये बताना चाहूँ कि अगर किसी बीमार की बीमारी को पकड़ना है तो डॉक्टर उस बीमारी का ओरिजिन देखता है। यही गलती कुछ लोगों से हो रही है कि लोग कह दे रहे हैं ग्लेशियर आया और बाढ़ आ गई। ग्लेशियर तो अपने आप में एक आइस फॉर्म है, एक चट्टानी रूप है। ग्लेशियर क्यों आया, इस पर प्रश्न उठना चाहिए। उसके आने की वजह क्या थी, इस पर प्रश्न उठना चाहिए। और क्या ग्लेशियर दोबारा आ सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए। तो मैं आपको इसके ओरिजिन की तरफ ले चलता हूं, जो अति महत्वपूर्ण है हिमालय के हिसाब से। बेसिकली देखिए, ये ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो, कॉमन सेंस है, कॉमन मैन के लिए मैं ये बात को कह रहा हूँ, आम आदमी के लिए बात को कह रहा हूँ कि भूगर्भीय दृष्टि से चाइनीज भूगर्भीय प्लेट, जो चाइना की तरफ का पहाड़ है, और सरल शब्दों में कहूँ उस चाइना के पहाड़ के भीतर भारत का हिस्सा जा रहा है। ऐसा वाला जोन किसी जमाने में टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। उस टेथिस सागर में सेडिमेंटेशन हुआ, और सेडिमेंटेशन के होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक फोल्ड हो करके, मुड़ करके फिर नीचे चली गई, मेटामॉर्फिक रॉक बनी, और दरार और चट्टानों के टूटने की वजह से, बड़े बड़े भ्रंशनों की वजह से कुछ वॉल्केनिक इरप्शन भी वहाँ हैं, कुछ इंजेक्शंस भी हिमालय के अंदर हैं। बड़ी मज़ेदार बात है,
भूगर्भीय दृष्टि से, वो इंजेक्शंस वो मेटाबेसिक्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तो बेसिकली मीसोजोइक टाइम की चट्टानें उस इलाके में हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे फिलाइट हो गई, नीस हो गई, क्वार्जाइट हो गई, इन चट्टानों से भरा पड़ा हुआ है वो इलाका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बहुत ज़्यादा टूट फूट, लोकल फॉल्ट, भ्रंशन और बड़े फॉल्टों से घिरा हुआ है, जिन पर डैम बनाने का मतलब कि उन भ्रंशनों को पहले इंजेक्शन से भरा भी जाता है। जैसे टिहरी डैम के अगर आप दोनों तरफ देखें तो सीमेंट की पूरी पुताई हो रखी है। जब कोई जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या कोई भूगर्भीय जब सर्वेक्षण होता है तो ये बहुत हल्के में कह देने वाली बात नहीं है। रशिया की पूरी टीम, पूरे हमारे भूगर्भ शास्त्री, पूरी इंजीनियरिंग उस टिहरी बांध पे लग रही है। जो हिस्सा पक्का होगा उस हिस्से पे स्प्रे की नहीं सोची गई होगी टेक्निकली। जो हिस्सा भ्रंशन वाला रहा होगा या क्रैक्स वाला रहा होगा, वहां उन्होंने वो स्प्रे यूज किया। अगला सवाल तो जो हमारे पास है मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि इसका जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं कि क्या इसके ऊपर डैम्स का बनाना एक सूटेबल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसको करना चाहिए, तो उसका जवाब डॉक्टर साहब पहले ही दे चुके हैं। इसके अगला सवाल है कि क्या ये प्रोसेस, ये इंटरवेंशन जो है ये जंगल्स को इंपैक्ट करेगा। और दूसरी बात मैं ये हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसके साथ कि इसके क्या आयाम हो सकते हैं, क्या डायमेंशंस हैं इसकी, क्या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के अलावा भी कोई और डायमेंशन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय अपने आप में बहुत संवेदनशील है, और इसको खाली इस तरीके से देखना कि ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ या क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके पहले प्रश्न में कहना चाह रहा था, जहाँ पर मैं धरती को या 33 सागर को समझा रहा था, हम एक चीज़ को हमेशा भूल जा रहे हैं। जो सतत प्रक्रिया है इस धरती की, उसको बोलते हैं धरती का हिलना डुलना। वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये दोनों लगातार इस वलित पर्वतों के निर्माण, जिसको कि हम हिमालय कहते हैं, इन वलित पर्वतों पर ये जो नेचुरल फोर्स हैं ये लगातार लगते चले जा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक फोर्सेस। ये लगातार लग रहे हैं, जिनकी वजह से भ्रंशन, फॉल्स, क्रैक, लीनियमेंट, दे आर आइदर कन्वर्जेंट, या तो ये पास हो रही हैं चट्टानें, और दे आर डाइवर्जेंट, या तो ये दूर जा रही हैं। अब आप एक चीज़ का लगाइए, जैसे हिमालय को कहते हैं हिमालय साहब इतने मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है, उसी प्रकार अगर दो चट्टानों के बीच में कोई दरार है तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक वेदरिंग, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, या तो वो चट्टान घट रही है या बढ़ रही है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ टेम्परेचर वेरिएशन, ये सारी चीज़ें किसी ग्लेशियर को तोड़ने, उसको नदी तक फेंकने में सहायक होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि ये धरती के बनने की प्रक्रिया है। मेरी इस बात को, जब मैंने इसको इससे पहले कहीं पे अपना वक्तव्य दिया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सुगर, मैं खुद सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र में मैंने पीएचडी करी है। मेरे इस तर्क को कि ग्लेशियर में क्रिवेसेस होंगी, दरार होंगी, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन इन रिपोज एंगल, जो रिपोज एंगल उस ग्लेशियर का बिगड़ा, ढलान कौन बिगड़ा, किस स्कारपमेंट के ऊपर वो ग्लेशियर खड़ा था, वो टूटा, अपने साथ वो लार्ज मास ऑफ लैंड लेके आया और नदी पे उसने नदी को रोक लिया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये वाली प्रक्रिया को उन्होंने सपोर्ट किया इमेज इंटरप्रिटेशन से, और कहा कि इसका मुख्य कारण ये हो सकता है। तो ये मेरा एक इन्फ्लुएंस था, जो मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया, आपसे भी शेयर कर। एक सवाल जो हमारा आखिरी है वो है कि क्या इस सब की जरूरत है पब्लिक को, क्या इस सब की जरूरत राज्य को है, या ये सरकार का धंधा है और पब्लिक को इस तरीके से, यहाँ की पब्लिक को इस तरीके से मजबूर किया गया है, इस तरीके से इनको परिवर्तित कर दिया गया है कि इनके पास कोई और चारा नहीं है, ये समझने के लिए या ये सोचने के लिए कि यही एकमात्र जरिया है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मुझे आशा है कि आपसे हाँ या ना में कोई जवाब मिलेगा। क्या आपको लगता है कि यही एकमात्र चारा है? नो कमेंट। तो नो कमेंट्स। फिर भी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर साहब से इसके विषय में या इसके ऊपर कुछ तो भावनात्मक रूप से, गढ़वाल से आप हैं, गढ़वाल से आप आते हैं, आपको क्या लगता है कि
ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा या छला जा रहा है लोगों को, या इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे यहाँ पर इकोनॉमी सुधर सके, या केवल हम लोग अपने आप को आसपास में बेचते रहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो डिजास्टर डजंट कंसिडर हॉलीडेज। डिजास्टर्स के लिए हॉलीडेज नहीं होते, इनकी रोकथाम करी जा सकती है और उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए।